बांग्लादेश के ढाका में फेरी में लगी आग। हादसे के वक्त फेरी में 1000 लोग थे सवार। आग लगने से 27 की मौत, 100 से ज्यादा लोग झुलसे। जी और सोनी को मर्जर बोर्ड की मिली मंजूरी। 75 चैनल और 2 OTT मिलकर बनेगा देश का सबसे बड़ा नेटवर्क। IPL राइट्स में भी लगेगा बड़ा काम। मध्य प्रदेश में 37 दिन बाद फिर लगा नाइट कर्फ्यू। घर में ही मनाना पड़ेगा नए साल का जश्न। दोनों डोज लगवाने वालों को ही थिएटर कोचिंग में मिलेगी एंट्री। छत्तीसगढ़ के नक्सलगढ़ में पहली बार लगा मेगा हेल्थ कैंप। जंगल नदी नाले पार कर पहुंची मेडिकल टीम। 300 ग्रामीणों को स्वास्थ्य जांच के साथ लगाया कोविड का टीका। और छत्तीसगढ़ में 15 निकायों में से 14 पर कांग्रेस का कब्जा। भाजपा को लगा बड़ा झटका। कांग्रेसियों के खिल उठे चेहरे। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगने के बाद ओबीसी संगठन सड़कों पर आ गए हैं। मुरैना में इसके विरोध में ओबीसी महासभा युवा मोर्चा यदुवंशी समाज संगठन ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। ओबीसी महासभा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमन श्रीवास की अगुवाई में कलेक्टर परिसर का घेराव कर प्रदर्शन किया और ओबीसी आरक्षण खत्म करने में कांग्रेस और भाजपा समेत न्यायालय की मिलीभगत के आरोप लगाए। आज ओबीसी महासभा युवा मोर्चा के द्वारा मुरैना का कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया और ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जो कि विगत कुछ दिनों में ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया गया है, जिसमें कि अर्जी लगाई गई थी कांग्रेस के वरिष्ठ वकील विवेक तनखा द्वारा और माननीय न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण को खत्म करने का फैसला दिया। और इसके साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसकी भी कुछ भूमिका संदेहास्पद थी। अब क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण खत्म हो चुका है, मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी कम से कम 52% सरकारी आंकड़ा है। इस वजह से मध्य प्रदेश के अंदर बिना आरक्षण ओबीसी के चुनाव कराना असंवैधानिक तरीका है। इसके विरोध में हम लोगों ने मुरैना के कलेक्ट्रेट में ज्ञापन प्रस्तुत किया था। डबरा सिटी के नहर रोड में गोली मारने का मामला सामने आया है। बाइक सवार 2 लोगों ने अवैध कट्टे से छात्र को गोली मार दी। घायल गोलू रावत निवासी गोरा थाना को पेट में गोली लग गई। घायल को सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। घायल ने अजय रावत निवासी गोराघाट और विकास गिरी निवासी दतिया पर गोली मारने का आरोप लगाया है। अनूपपुर जिले के छोटे से नगर जमुना कॉलरी में कंचन का चयन आगामी दिनों में देश में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह 2022 में राष्ट्रपति भवन में होने वाले परेड के लिए चयन किया गया है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अनूपपुर जिले के कोतमा स्थित संत जोसेफ स्कूल से प्रारंभ की। पढ़ाई के साथ साथ फुटबॉल, वॉलीबॉल, डांसिंग में भी कई महारत हासिल करते हुए मेडल्स प्राप्त किए। चयन होने पर सैकड़ों लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि जमुना बल्कि अनूपपुर जिले सहित मध्य प्रदेश का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन किया है। हिंदू युवा जनजाति संगठन एवं दहेज मुक्त भील समाज समिति के संयुक्त प्रयास और हिंदू युवा जनजाति संगठन के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान के नेतृत्व में जिला कलेक्टर और एसपी के नाम उदय नगर थाना और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि क्रिसमस पर लगने वाले मेला पर प्रतिबंध लगाया जाए,
साथ ही ईसाई मिशनरीज द्वारा किए जा रहे धर्मांतरण पर रोक लगाई जाए। नगर थाने पे इसलिए आए थे जो 25 तारीख को क्रिसमस डे आ रहा है ईसाइयों का, तो उसमें ईसाई लोग हमारे आदिवासी भाई बंधुओं को ईसाई बनाने की कोशिश करते हैं और इन्हें रोका जाए, ये हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है। सुभाष नगर में रेलवे अस्पताल के सेवानिवृत्त कर्मचारी के घर में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। यहां घर में रखे कपड़े, सोफा सेट, जेवर, टीवी, अन्य सामान जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ये शॉर्ट सर्किट से लगी है। 4:30 बजे करीब मैं तो आगे लेटा हुआ था, एकदम आग लगी। 2 पोता पोती और मिसेस ऊपर थी, तो जैसे ही वो धुआं निकलने लगा तो वो भाग के आए, तो मेरे को उठाया तो मैं गया, देखा मैंने, और पूरा अंदर धुआं ही धुआं। ये वो ना तो घुसने की हिम्मत हो रही ना आने की। फिर मैंने जैसे तैसे अपने आप को सेट करा, फिर पड़ोस के एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर सारी आईसी ट्रिप करवाई। उसके बाद में मैंने फ़ोन लगाया मेरे समधी को नगर निगम में क्या कि फायर ब्रिगेड भिजवाए। BL चावरे में नगर निगम में मेरे समधी, उनको बुलवा के फिर 2 लारियाँ आई। पाइप छोटा पड़ गया, फिर पाइप मंगवाया, फिर पीछे से दरवाज़ा तोड़ा, ऐसे करके और ये आग बुझाई। कितने का नुकसान हुआ? 3-4 लाख रुपए समथिंग का हो गया मेरा सब नुकसान है। क्या क्या जला है? इसमें 2 बहुएँ हैं, मिसेस हैं, बच्ची है, इनकी रकमें वगैरह थी सोना चांदी की। 800 ग्राम चांदी तो अभी मैं दिवाली पे ही खरीद के लाया था, चारों के लिए, पोती और 2 बहू और मिसेस के लिए 200 ग्राम की पाइजेब। और बाकी पुरानी साड़ियाँ हैं जो हमारे माता पिता के हाथ की, जिसमें चांदी के वर्क वो बॉर्डर वाली है। और ये मैं रेलवे से रिटायर्ड OT असिस्टेंट हूँ, ड्रेसर हूँ। मैं अभी फरवरी में रिटायर हुआ हूँ। मैंने किट ला के रखा था एक, वो किट पूरा जल गया। सर्जिकल किट मेरा था, प्रैक्टिस करने के लिए ला के रखा था मैंने, वो भी पूरा जल गया। वो उस टाइम तो मैं लाया था उसको 70-80 हज़ार रुपये में, अभी तो ज़्यादा कीमत होगी उसकी। सोफ़ा जला है, टीवी जली है, पंखे सारे जल गए हैं, और पाइपलाइन जो है पानी की वो जल गई, ऊपर की टंकी भी जल गई, छत वत सब तड़क गया, सब पड़ सर्वनाश हो गया। क्या कारण है? तो ये शॉर्ट सर्किट के कारण हुई है। शॉर्ट सर्किट वो उधर पीछे के रूम में बोर्ड में कहीं हुआ हो, और वहीं सारा सामान, गोदड़े, बिस्तर, रजाई, गादी वगैरह नए सब उधर ही भर के रखा था, सब जल गया। फायर वाली टाइम पे आई थी यहाँ पर, आपने फ़ोन लगा था? फाइनली तो टाइम पे आ गई थी। पाइप छोटा पड़ गया। कहाँ तक पहुँची थी फायर? गाड़ी कहाँ तक पहुँची? गाड़ी तो यहाँ आ गई थी रोड पे, और वो पाइप वो यहीं तक आया था। तो फिर दोबारा भेजा व्यक्तियों को, फिर वो लेके आया, तो उसमें थोड़ा डिले हुआ है अपन। बाकी चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जशपुर के राज परिवार के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश महामंत्री प्रबल प्रताप सिंह जूदेव से हमारे संवाददाता श्रवण कुमार ने विभिन्न मुद्दों को लेकर खास बातचीत की है। वहीं जूदेव ने इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए हैं। जशपुर का एक जाना पहचाना नाम, भाजपा के दिग्गज नेता प्रबल प्रताप सिंह जी दो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले खबर भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। यहाँ पे जिस तरह से जो प्रदेश में एक समस्या या कहा जाए धर्मांतरण का जो मुद्दा उठा है, जिसमें चाहे सरगुजा की बात हो चाहे बस्तर की बात हो, लगातार धर्मांतरण किया जा रहा है। और एक चीज़ और भी है कि शुरुआत के दिनों में ही आप जो है धर्मांतरण के लोगों को घर वापसी का कार्यक्रम करवा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि कैसे लोग हैं ये, और एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग हैं जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, ये धर्मांतरण का जो कुछ चक्र है ये कई वर्षों से चला आ रहा है, ये आज या कल की बात नहीं है। और इसके विरुद्ध बड़े बड़े संत महात्मा बहुत पहले से शुद्धिकरण कर रहे हैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी ने घर वापसी अभियान, जो एक तरीके का शुद्धिकरण है, पैर धोकर गंगा जल से इन धर्मांतरित लोगों का पुनः घर वापसी करवाते थे, उनको पुनः हिंदू सनातन संस्कृति से जोड़ते थे। जो हिंदू थे उनको, जो अपनी पूजा पद्धति से दूर हो गए थे,
उनको पुनः हिंदुत्व संस्कृति से जोड़कर उनका जो अनवरत संघर्ष था वो चलते रहा और उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अभी एक जसपुर जिला में और भी एक बड़ा मुद्दा है जो मानव तस्करी का है। यहाँ के लोग को दिल्ली मुंबई ले जाते हैं, क्या वजह मानते हैं? बेरोजगारी और या और कुछ कहीं? देखिए, मानव तस्करी का कि बहुत बड़ा लॉबी चल रहा है और ये हमारे भोले भाले जनजाति समाज का शोषण करते हैं। इनको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं झूठे और बड़े बड़े जगहों में ले जाके इनका शोषण करते हैं। इनको एक कैदी के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं। प्रदेश महामंत्री के पद पर हैं, तो ये 3 साल के जो कार्यकाल है कांग्रेस को, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? कितना विकास हुआ है इन 3 सालों में? देखिए, 3 साल के इस कांग्रेस के सरकार में मेरे ख्याल से कोई विकास नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी विकास की इन्होंने जो बातें की, ऐसा कोई विकास नहीं दिख रहा। 51,000 करोड़ से ज़्यादा कर्ज में डूबी है ये सरकार। ये विकास कैसे करेगी? सारी योजनाएं जो गरीबों के लिए है वो सब बंद हो गई है। आप आयुष्मान योजना देख लें, आप जो प्रधानमंत्री आवास योजना देख लें, वो सब बंद है। बेरोजगार मैंने जो भत्ता देने की बात की नौजवानों को, वो उन्हें नहीं मिल रहा है। और आने वाले चुनाव में जनता खुलकर सामने आकर इनको अपना रास्ता दिखाएगी। जिस तरह से ये 3 साल गुजरे हैं कांग्रेस के और 3 सालों में जो बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं कि 3 साल बेमिसाल, तो क्या लगता है आपको कि लोगों तक ये योजना आपके कहने के हिसाब से नहीं पहुंच पा रहा है? जनता जाग चुकी है, जनता देख रही है इनका काम। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप देख लें, जो भी कांग्रेस ने जो भी बात की विकास की, ऐसा कोई काम नहीं किया। आप गौठान योजना देख लें, कैसी योजना है, क्या काम हो रहा है? कुछ दिख नहीं रहा है जमीनी स्तर में। जसपुर जिला में एक और मुद्दा गरमाया हुआ है जो फैक्ट्री को लेकर के ग्रामीण आक्रोशित हैं। वो फैक्ट्री ना खोलने के विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि फैक्ट्री खोलने से रोजगार मिलेगा या फिर उनकी फैक्ट्री नहीं खुलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज के साथ है। ये जब मामला आया था तो भारतीय जनता पार्टी ने एक टीम तैयार की थी जो जहाँ पे फैक्ट्री लगनी थी वहाँ पे गई, वहाँ के लोगों से उन्होंने बात किया। वहाँ पे हम लोगों ने सबसे बात की। वहाँ के लोग खुद ही नहीं चाह रहे थे फैक्ट्री लगना, क्योंकि वो जानते थे कि, और ये सच भी बात है कि अगर वो फैक्ट्री वहाँ लगती तो वहाँ की जो उपजाऊ ज़मीन है वो बंजर हो जाती, और जो मेन जो जीविका है वहाँ के लोगों की वो खेती बाड़ी है। ये थे प्रबल प्रताप सिंह देव, जिन्होंने साफ और सरल तरीके से ये कहा कि जल जंगल ज़मीन हमारी है और जो लोकल हैं हम उनके साथ हैं। मैं श्रवण कुमार, खबर भारत, जसपुर। रतलाम में मोदी सरकार में बढ़ते जीएसटी को लेकर व्यापारियों ने 1 घंटे दुकानों की बिजली बंद कर नारेबाजी की। साथ ही न्यू सुपर क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के बैनर तले व्यापारियों ने सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने कहा कि सरकार के 12% जीएसटी बढ़ाने से छोटे बड़े व्यापारी और गरीब परिवार की जेब पर असर पड़ेगा। जीएसटी कम नहीं हुआ तो आगे लगातार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही इसका असर आने वाले चुनावों में वोटिंग पर भी पड़ेगा। सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ। 5% जीएसटी था कपड़े पर, उसकी जगह 12% लगा रहे हैं, तो ये सरासर व्यापारियों पर बहुत ज़्यादा बड़ा अत्याचार है। 5% में ही व्यापारियों को बहुत तकलीफ पड़ रही थी, अभी वो ढंग से सेट नहीं कर पाए। उसके अलावा पहले से अभी 12% और लगाने की सोच रहे हैं, जो सरासर गलत है। जनता और व्यापारी सरकार को अपना समझते हैं, पर ये जो ये नियम लाए उसमें ऐसा लगता है कि सरकार को किसी जनता की और किसी व्यापारी की हित की भलाई की पड़ी नहीं है। हमारा कहना है कि हर हालत में 5% जीएसटी से ज़्यादा किसी भी हालत में न करे, वरना आगे बहुत ज़्यादा तकलीफ पड़ेगी व्यापारी को। और व्यापारी नहीं चाहते कि किसान आंदोलन कराए, ऐसे आंदोलन व्यापारी करे। व्यापारी की इस टाइप की मंशा रहती नहीं है, पर अगर मजबूरन में अगर सरकार ने ऐसा नियम वापस नहीं लिया तो व्यापारी को आगे कोई भी प्रकार का कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। उसके लिए सरकार में मतलब देश की जनता और व्यापारी सब परेशान रहेंगे, तो ये बिल्कुल वापस लेना चाहिए हर हालत में। इसका कारण ये साहब कि आज जो जीएसटी 12% मोदी सरकार ने लगाई है,
पहले ही व्यापारी की स्थिति 2 वर्ष से बड़ी बिगड़ी हुई है और हम ये चाहते हैं कि इस स्थिति के अंदर और व्यापार न बिगड़े और इस 12% GST लगने से निचले तबके के जो मीडियम वर्ग के मध्यम वर्ग के जो लोग हैं इंडिया के अंदर, उन सभी लोगों पर इतना बोझ गिरेगा कि आज रोटी, कपड़ा और मकान 3 चीज़ें व्यक्ति के लिए आवश्यकता है। और सरकार का भी ये नियम है कि रोटी और कपड़ा और मकान, इन 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखकर GST लगाई जाए, जिससे निचले तबके के लोगों को कम से कम सही तरीके से जीने का हक मिले। और इस बात को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और अगर ये कम नहीं किया गया GST तो आने वाले समय में आने वाले सरकार को वोटिंग लेवल पर भी नुकसान होगा और आम जनता इन्हें वोटिंग नहीं देगी। हम मोदी जी से कोई विरोध नहीं है, पर कोई चीज़ में कोई गलती हो रही हो तो उसके सुधार करने के लिए हम बार निबंधन कर रहे हैं कि सरकार उस चीज़ को जागरूकता रख के हमारी मांगों को समझे और आगे उसके मामले में आगे निर्णय ले। यही हमारा कहना है। रतलाम में ओमिक्रॉन और कोरोना का संकट बढ़ सकता है। रतलाम का एक 35 वर्षीय युवक जो कि हाल ही में UAE से आया है, उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा जा रहा है ताकि ओमिक्रॉन की पुष्टि की जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने हरकत में आते ही युवक के संपर्क में आने वाले लोगों की जांच करना शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मरीज में कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिले हैं। उसे टीकाकरण के दोनों डोज भी लग चुके हैं। उसके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग की जा रही है। जैसा कि आपको विदित है, वैक्सीनेशन में रतलाम ज़िले ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और लगभग 96% पॉपुलेशन के दोनों डोज का वैक्सीनेशन हो गया है। लेकिन चिंता की बात दूसरी है। आज ही एक ऐसा प्रकरण संज्ञान में आया जब एक व्यक्ति रतलाम ज़िले का जो UAE से वापस लौटे थे और उनको हिदायत दी गई थी कि वो शासन के नियमों के अनुसार क्वारंटाइन रहें, लेकिन उन नियमों का पालन न करते हुए वो अपनी दुकान पर बैठे थे। इससे यह सिद्ध होता है कि एक व्यक्ति अपनी लापरवाही से पूरे सामाजिक परिवेश को खतरे में डाल रहा है। ऐसी चीज़ें उपयुक्त नहीं हैं। चूँकि उनके द्वारा यह किया गया कृत्य एक उल्लंघन है नियमों का, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी। ये अलग बात है कि उनको कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन टेस्ट में पाया गया कि वो पॉजिटिव है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आए, अगर आपकी नॉलेज में है तो उसकी सूचना दें। हमारे पास सूचना का अपना तंत्र है और अब एक हम निगरानी का भी तंत्र विकसित कर रहे हैं। रतलाम ने पिछले 2 लहरों में अपने कई प्रियजनों को खोया है और हमारी कोशिश है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, जिला प्रशासन की कोशिश है कि तीसरी लहर अगर आती है या ओमिक्रॉन का अगर वायरस कभी फैलता है तो उसके लिए हम सजग रहें और उसका नुकसान कम से कम हो। ये तभी संभव होगा जब इसमें रतलाम वासियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने कोरोना की 2 लहरों से सीखा होगा और हम और सावधानी इसमें बरतेंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के हालात की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में मंत्री विश्वास सारंग ने जरूरी जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश से सटे राज्यों में कोरोना के मरीज बढ़े हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के मरीज नहीं हैं। साथ ही CM के निर्देश हैं कि दोनों डोज लगवाने वाले ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर सकेंगे। इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज में आने वाले सभी छात्रों को भी दोनों डोज लगवाना जरूरी होगा। मास्क को लेकर चलाया जा रहा रोको टोको अभियान, जिम एवं भीड़ जमा होने वाले स्थानों पर भी सभी को दोनों डोज लगवाना जरूरी होगा। कोशिश करके उनको इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रखा जाए। जो प्रशासन द्वारा आइसोलेशन वार्ड है या स्थान है वहीं पर रखा जाए, जिसमें वो और संक्रमण ना फैलाए। यदि किसी के घर में बहुत अच्छी व्यवस्था तो ठीक है, पर यदि कोई छोटा घर है और परिवार में काफ़ी सदस्य हैं तो उनको ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रहें। उनकी वहाँ पूरी व्यवस्था प्रशासन करेगा। उनको चिकित्सीय बैकअप देना, उनको अच्छा भोजन मिल सके, पौष्टिक भोजन मिल सके, सबकी व्यवस्था सरकार करेगी। और इसीलिए हमारा ऐसा निवेदन है कि यदि कोई पॉजिटिव आता है तो वो ज़रूर जो इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन की स्थितियाँ हमने जो वार्ड हमने बनाए हैं अलग अलग जिलों में, वहाँ जाएं और ये सुनिश्चित करें कि वो अपने परिवार को और अपने पड़ोसियों को, बाकी मिलने वालों को संक्रमण से दूर रखें। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नए साल में कोलार को
खेल परिसर की सौगात मिलने जा रही है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और क्षेत्रीय हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने खेल परिसर के निर्माण के लिए स्थल निरीक्षण किया। बता दें कि कोलार की अमरनाथ कॉलोनी के पास जल संशोधन विभाग की लगभग 8 हेक्टेयर भूमि को इस परिसर के लिए चिन्हित किया गया है। रामेश्वर शर्मा ने इस निर्णय के लिए मंत्री सिलावट का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि बहुत जल्द विभागीय औपचारिकताओं के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य अतिथि के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार के लिए एक और ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक घड़ी है, जब हमारे जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी ने, जो बरसों से जमीन जब कोलार कलियासोत डैम का निर्माण हुआ था उसके आधार पर ये ज़मीन को अधिग्रहण किया गया था और इस पर डेवलपमेंट शुरू करना था, लेकिन सालांतर दिन गुजरते गए और इस पर कुछ नहीं हुआ। आज मंत्री जी ने कल विधानसभा में हाउस में घोषणा की, मैं मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं और आज उन्होंने स्थल निरीक्षण का आयोजन रखा है। मौके पर स्वयं आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री हैं, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं 5 लाख जनता की ओर से, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर की ओर से और खासकर भोपाल के खिलाड़ियों की ओर से, कि जल संसाधन जहां किसान के खेत को सिंचाई देगा वहीं नौजवानों को खेल मैदान में तैयार भी करेगा। विदिशा के डाइट कार्यालय में दिव्यांग बच्चों के पालकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका समय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक का था, जिसमें पूरे जिले से 100 पालकों को बुलाया जाना था, जहां पालकों के चाय, नाश्ते और खाने की व्यवस्था जिला शिक्षा कार्यालय को करनी थी, लेकिन पालकों ने बताया कि उन्हें खाने को कुछ भी नहीं दिया गया। इस संबंध में एपीसी और जिला शिक्षा अधिकारी ने स्वीकार भी किया कि खाने में विलंब हुआ था, जिस कारण कुछ पालक बिना खाए ही चले गए। अगर वे पालक उनके पास आते हैं तो वो उनको खाने का नगद भुगतान कर दिया जाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिओम विश्वकर्मा गंजवास दास। आप यहाँ विदिशा किस सिलसिले में आए थे? जी सर, विदिशा रितेश सर के द्वारा कोई प्रशिक्षण था पालकों का। तो किन पालकों का? जो विकलांग बच्चे उनके पालकों का। जी, प्रशिक्षण आपने अटेंड करा? जी सर। उसमें क्या जानकारी मिली आपको? उसमें जानकारी अपनी विकलांगता के बारे में दी कि किस प्रकार की विकलांगताएं होती हैं। जो किस प्रकार की विकलांगता होती है उनके बारे में जानकारी मिली। और वहाँ पे बाकी क्या सुविधाएं थी? सुविधाएं तो सर कुछ भी नहीं थी। चाहे आप लोग विदिशा कितने बजे आ गए थे यहाँ? लगभग हम लोग आ गए थे सर लगभग 11 बजे के आसपास। 11 बजे आ गए थे? जी सर। तो 11 बजे से आप लोग आए तो उसके बाद आपको चाय नाश्ता? कुछ भी नहीं सर, ना ही चाय दी और ना ही नाश्ता। कुछ भी नहीं सर। कितने बजे तक का प्रशिक्षण था? सब वही 4 बजे तक, 4-5 बजे तक। 4-5 बजे। जी। ये कार्यक्रम CWSN दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों का एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में 100 पालक उपस्थित हुए हैं। तो मैम इसमें पूरे जिले के पालक आए हुए थे या सिर्फ विदिशा लोकल से थे? नहीं, इसमें 7 विकास खंडों के पालक आए हैं और पालकों को हमारे द्वारा ब्लॉक में हमारे जो कोऑर्डिनेटर है वो लोग सभी ले करके आए हैं गाड़ी से यहाँ पर पालकों की सुविधा के अनुसार। मैम मेरे पास कुछ पालकों की वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें उनका कहना है बासोदा से वो आए हुए थे MRC रितेश देशमुख के थ्रू। उनको ना तो चाय मिली आने के बाद, ना नाश्ता मिला है और खाने के लिए वो वेट करते रहे और यहाँ डाइट से उनको ये मालूम पड़ा कि नाश्ते के पैकेट आ रहे हैं लेकिन वो आए नहीं। नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ ना, खाना थोड़ा सा विलम्ब हो गया है और इसकी वजह से वो और उन्हें थोड़ा जल्दी निकलना था, इस वजह से। तो लगभग कितने बजे खाना आ पाया था? खाना 2:15 के लगभग आ पाया, थोड़ा सा विलम्ब हो गया था। लेकिन उनका कहना हमने 4, 4:15 और 4:30 तक वेट कराया और जस्ट लगभग थोड़ी देर पहले ही मेरी उनसे बात हुई है। तो उनका कहना है कि 4:30 बजे तक हमें खाना नहीं मिला, उसके बाद हमारे MRC के द्वारा हमें नाश्ता कराया गया। इस बारे में बताएं। नहीं सर, वैसे तो हमारे यहाँ पर सभी स्टाफ मौजूद है, MRC लोग भी अभी उपस्थित है और आप इनसे भी चाहे तो चर्चा कर सकते हैं। खाना थोड़ा सा विलम्ब हो गया था बस, बाकी तो खाना सभी को मिला है। हाँ, बासोदा ज़रूर रह गया है, बासोदा ज़रूर रह गया क्योंकि उनको जल्दी निकलना था, इस वजह से वो जल्दी निकल गए इसलिए। और क्या हुआ था, ये प्रशिक्षण एक्चुअल में DPC का प्रशिक्षण था। उनने विकलांगों के माता पिता को यहाँ बुलवाया गया था, 100 लोगों को। तो इसके उनके माता पिता को ये प्रशिक्षण देना था उनके द्वारा। उनके APC उनके प्रशिक्षणार्थी थे और उनके ही जो प्रशिक्षक थे वहाँ पर, तो उन्होंने ये बताना था कि उनके माता पिता कि आप अपने जो बेटे हैं जो विकलांग हैं, बच्चे हैं, उनको किस तरह से आप पालन पोषण करें
5 बजे तक कार्यक्रम खत्म हो गया, तो उनका कहना है कि कार्यक्रम में सिर्फ हमें जो 21 दिव्यांगताएं हैं अपनी, सिर्फ उनके बारे में जानकारी मिली, हमें भविष्य में क्या करना है, जैसा कि आपने मुझे बताया कि हमने ये जानकारी दी बच्चों को क्या डाइट देना है क्या नहीं देना है, उस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तो एपीसी ने जो प्रशिक्षण दिया उन्होंने तो यही बताया था कि ये प्रशिक्षण देना है हमको। हमारा काम तो प्रशिक्षण अरेंज करना था, प्रशिक्षण देना तो उनको ही था। तो मतलब आप जो उन्होंने बाहर खाना खाया है, जो कि एपीसी मैडम ने ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास कि हाँ वो लोग बिना खाना खाने गए हैं, तो उन्हें नगद भुगतान करेंगे क्या? कर देंगे, आ जाए हम कर देंगे, खाने का भुगतान कर देंगे। एमआरसी के थ्रू उनके बिल लगवा दिए जाए? नहीं, हम तो नगद ही कर देंगे भुगतान, और जो खाने का भुगतान है जितना डिब्बे का उनका पूरा नगद कर देंगे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।